Good morning, guys. So we are going to start political science fourth part, demerits of democracy. Okay. So I am Rajendra Kumar. Once again, I welcome you in the online classes run by your school. Okay. So let's start with demerits of democracy. In the previous section, we discussed about the merits of democracy and hope you understand about the merits of democracy. Number one point is illusionary concept of an individual. Okay, illusion means illusion जो होता है ना, illusion का मतलब तो भ्रम, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट मीन्स धारणा, यानी अपना जो हमारे जो नज़र में उस किसी भी चीज़ के बारे में क्या दृष्टिकोण होता है, अपने क्या बात होती है ना, उसको हम कहते हैं. ठीक है. इंडिविजुअल आपको पता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति संबंधी धारणा कैसी है, भ्रमपूर्ण है. किसकी? डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की. कैसे है? वी विल डिस्कस दिस. ओके. सो डेमोक्रेसी कंसिडर्स अ पर्सन टू बी वाइज. डेमोक्रेसी जो है एक पर्सन यानी एक व्यक्ति को क्या मानती है? वाइस मानती है. वाइस मतलब बुद्धिमान मानती है. ठीक है ना. डेमोक्रेसी कहती है, लोकतंत्र कहती है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन, वो क्या वाइज है यानी बुद्धिमान है. सो ही गिव्स द फ्रेंचाइज एंड बिलीव्स दैट he will be able to make mature decisions in political matters, and that's why democracy gives a person franchise means right to vote. Okay, franchise means right to vote. And then democracy believe that person who have franchise will be able to make mature decisions. Okay, मतलब ये है कि व्यक्ति को क्या माना गया? बुद्धिमान माना गया. अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? अब बुद्धिमान व्यक्ति को क्या दिया? फ्रेंचाइज दिया. फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया कि वोट देने का अधिकार दिया गया है. ठीक है ना. पर ये माना गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो डिसीजन जो होगा परिपक्व लेगा, है ना. ऐसा डिसीजन लेगा जो कि समझदारी से पूर्ण होगा. ठीक है ना. किसी भी राजनीतिक समस्या के ऊपर, किसी राजनीतिक बातचीत के ऊपर. ठीक है. बट क्रिटिक्स का मतलब आलोचक जो होता है, जो किसी की आलोचना करते हैं यानी उस चीज़ की कमियां निकालते हैं. क्रिटिक्स बिलीव्स दैट द पर्सन इज बेसिकली सच अ नॉन इंटेलेक्चुअल हु इज ड्राइवन बाय हिज ओरिजिनल मोमेंट्स, है ना. मतलब ये है कि जो क्रिटिक्स होते हैं यानी जो आलोचक होते हैं वो ये मानते हैं कि जो पर्सन है यानी जो व्यक्ति है, वास्तव में क्या है वो व्यक्ति नॉन इंटेलेक्चुअल है, यानी कि अबौद्धिक है, यानी बुद्धिमान हम यहाँ पे बात करते हैं. लेकिन 18 साल का जो व्यक्ति है वो कैसे उसको पता चलेगा कि भाई कैसे डिसीजन लेना है, कैसे नहीं लेना है. ठीक है ना. तो वो क्या है? नॉन इंटेलेक्चुअल, अबौद्धिक प्राणी हो गया. कौन सा फॉर्म हो गया? अबौद्धिक प्राणी है जो कि अपने आवेग से चलता है, यानी अपने मन और दिल से काम लेता है. सो व्हेन सच पर्सन इज गिवन द राइट टू वोट वी गेट क्राउडेड सिस्टम इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी. जब ऐसे ही पर्सन को, जब ऐसे ही व्यक्ति को क्या मिलता है? वोट देने का अधिकार मिलता है, तो हमें डेमोक्रेसी की जो हमें क्या मिलता है? क्राउडेड सिस्टम मिलता है डेमोक्रेसी की जगह पे. ठीक है ना. यानी भीड़ मिलती है हमें. ठीक है. इसको हम ऐसे भी समझते हैं. एक व्यक्ति जब 18 साल का हो जाता है, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति जो है 18 साल का हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? राइट टू वोट मिलता है. ठीक है ना. यानी फ्रेंचाइज मिल जाती है उसको, यानी कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है. लेकिन क्योंकि वो 18 साल का हुआ है, वो अभी इतना परिपक्व होगा नहीं, इतना समझदार नहीं होगा कि वो अपना नेता चुन सके. ठीक है. नेता चुनना, क्योंकि वो अभी स्कूल से निकला ही है. आप जैसे ही होंगे, स्कूल से निकले होंगे. स्कूल से निकले व्यक्ति में, बच्चों में, यानी 12th के बाद या कॉलेज में इतनी बुद्धिमानमती नहीं आएगी कि भाई वो अपने नेताओं को चुन सके, क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं होगी उस चीज़ के बारे में. ठीक है. राजनीति इतनी आसान चीज़ है नहीं. ठीक है. तो वो वोटिंग का अधिकार तो उसको मिल गया, खुश भी हो गया कि भाई जो मुझे वोटिंग का अधिकार मुझे मिल रहा है. ठीक है ना. लेकिन वोटिंग का जो अधिकार उसको मिल रहा है, उस वोटिंग के अधिकार को वो क्या करेगा? जब भी इलेक्शन होंगे तो वोट देने जब वो जाएगा तो उस समय उसको इतनी समझ होगी नहीं, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है. क्या नहीं है? उसका एक्सपीरियंस नहीं है. अनुभव नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वहाँ पर जाएगा, लाइन में खड़ा रहेगा, उसके लिए एक इंजॉयमेंट हो गया वो. तो ऐसे बहुत से लोग होंगे वो जो वहाँ जाएंगे, अपने इंजॉयमेंट करेंगे. ठीक है ना.
लाइन में खड़े रहेंगे, बातें करेंगे और वोट दे के आएंगे, सेल्फी लेंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो ऐसे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। तो जब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको? भीड़ मिलेगी। क्या मिल जाएगी? भीड़ मिलेगी, ठीक है ना। तो भीड़ तंत्र तो लोकतंत्र में चाहिए नहीं। भीड़ से हमें क्या लेना देना? हमें किससे लेना? सरकार को चुनने से मतलब है। और सरकार को चुनने का जो चुन वही सकता है जिसको अनुभव हो इस चीज का, ठीक है ना, समझ में आ सके। ये इसका क्या है? डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स यानी अवगुण हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगला है अवगुण, क्या है इसका? नेक्स्ट डीमेरिट इज अपाथी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लासेस। अब अपाथी की मतलब हो तो उदासीनता, ठीक है ना, उदासीनता। अब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई काम हमें दिया जाता है, अगर हमें वो काम पसंद नहीं है तो हम क्या होंगे? उदास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है, बुद्धिजीवी यानी जो समझदार वर्ग है, जो बुद्धिमान है, ऐसा जो वर्ग है वो उदासीन है डेमोक्रेसी में। क्या है? उदासीन है डेमोक्रेसी में। कैसे है? हाउ? लेट्स टेक अ लुक। इन दिस सिस्टम मीन्स इन डेमोक्रेसी इट इज बिलीव्ड दैट मेंबर इज गिवन मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटीज, है ना। यानी कि ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम मैंने बताया? डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, इसमें मेंबर्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना, क्वालिटीज के बजाय में। यानी क्या होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा लोग होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? भीड़ होनी चाहिए, जैसे हमने अभी बताया, ठीक है ना। लोग होने चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में भी यही होता है भाई, जितनी ज्यादा वोट मिलेंगे किसी को वही जीतेगा। तो क्या होना चाहिए? भीड़ होनी चाहिए। यानी कि मेंबर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेंबर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी क्वालिटीज के बदले में, ठीक है ना। तो क्वालिटीज अगर सही है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो, आप इलेक्शन जब होते हैं तो जो उम्मीदवार होते हैं ना, जिनको हम कैंडिडेट्स कहते हैं, ये कैंडिडेट्स कैसे होते हैं? आप में से हम लोगों ने कभी ध्यान दिया, आपने नोटिस किया क्या वो कितने पढ़े लिखे हैं? भाई कई ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, कई जो पढ़े लिखे है ही नहीं। तो पढ़े लिखे भी जो व्यक्ति हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ भी है, जैसे आपको पता कि बिहार की जो मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की, अनपढ़ थी, लेकिन अनपढ़ होके भी मुख्यमंत्री बन गई, सरकार उसने चलाई। तो ये कैसे चलाई है? तो क्योंकि वो इसी प्रैक्टिस पे चलेगी कि मेंबर जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है उसकी क्वालिटीज के बदले में, ठीक है ना। That's why intellectuals classes in the society does not participate actively in the system. इसी वजह से क्या होता है कि जो बुद्धिजीवी जो होते हैं वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्वालिटीज नहीं होती ना, तो इसी चीज को ध्यान में रखते वो क्या करते हैं? उदासीन हो जाते हैं उस चीज को देख के कि भाई हमारा नेता ही ऐसा व्यक्ति बन रहा है जो अनपढ़ है, तो हम किससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो कैसे काम कर सके? जब पढ़ा लिखा ही नहीं, उसे समझ ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या करेंगे? बुद्धिजीवी क्या करेंगे? जब चुनाव होगा तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखें, लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है, मैंने अभी आपको समझाया ही है, उदाहरण देकर समझा दिया। इस व्यवस्था में यह माना जाएगा कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व देते हैं। किसको देने? गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे व्यक्ति के, क्या इंपॉर्टेंट होगी? संख्या इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है ना। अब इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग क्या करेगी? जो व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अब आपको समझाया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम राजनीतिक दल कहते हैं, क्या कहते हैं? राजनीतिक दल, ठीक है ना। हिंदी में हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, आप देख लीजिए। राजनीतिक दल जिसको हम कहते हैं, इनके भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। साइड इफेक्ट्स तो आपको पता ही है क्या होता है। जब कभी हम कोई मेडिसिन ऐसी कोई ले ले जो एक्सपायर्ड होती है, तो उस मेडिसिन को लेने के बाद जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, है ना, उल्टियाँ हो जाती हैं या कोई बीमारी हो जाती है, तो ये जो परिणाम निकल रहा है उसी को हम साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, दुष्परिणाम जिसको हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है ना। मोस्ट एसेंशियल का मतलब होता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समझे जाती है। यानी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, राजनीतिक दल ही नहीं होगा, तो शासन कौन करेगा? प्रतिनिधि हम कैसे चुनेंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बट देर आर मेनी फ्लॉज इन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम फ्लॉज है। फ्लॉज का मतलब क्या होता है? दोष है इसमें, ठीक है ना, समस्याएं बहुत सारी है। सो देर इज डिसऑर्डर इन डेमोक्रेसी। इसलिए डेमोक्रेसी में भी क्या आ जाएगा? फ्लॉ आएगा, है ना, दोष आएंगे ही आएंगे, सीधी बात है। तो क्या होगा कि ऑल द पार्टी शुड फॉर्म नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रमोट वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। होना क्या चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, उनको क्या करना है?
उन्हें जनता के हित या उत्थान के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, इन नीति को प्रचार करना चाहिए। यानी जो भी कार्य करना चाहिए किसके लिए करना चाहिए, जनता के हितों के लिए करना चाहिए, ठीक है ना। कौन करेगा ये, तो ये दल करेंगे, जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं जिनकी सरकार होती है। बट शब्द आ गया, छोटा सा शब्द, लेकिन कई मीनिंग है, कई अर्थ होते हैं इसके। बट दे गिव इंपॉर्टेंस टू पार्टी नॉट नेशंस। लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, पार्टी को दे रहे हैं, देश को नहीं दे रहे हैं, है ना। यानी किसको करते हैं ये राष्ट्रहित पे ध्यान नहीं देते, किसकी जगह ध्यान दे रहे हैं, दल भक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ये, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट डिमेरिट्स। अनस्टेबल गवर्नमेंट यानी अस्थिर सरकार। देखिए क्या है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ओके, क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, यानी किसी की कमियां निकालना, है ना, क्रिटिसाइज करना कहते हैं। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिली हुई है, पावर दी हुई है, उनको अलाउड किया गया है कि वो गवर्नमेंट की क्या करें, कमियां निकालें। सही सी बात है। अगर देखिए विपक्ष नहीं होता, देखो पक्ष और विपक्ष होता है ना, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। पक्ष तो होता है जिसकी सरकार होती है, और जो विपक्ष होता है जिसकी सरकार नहीं होती, यानी पहले कभी सरकार उसने भी बनाई होगी, ठीक है ना, लेकिन अब वर्तमान समय में उसकी सरकार नहीं है, दूसरी सरकार। तो अब होता क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, विपक्ष को एक अधिकार होता है कि जो सरकार होती है उसकी कमियां निकाले, यानी सरकार कई काम कर रही होगी, उनकी कमियां निकलेगी। भारत के अंदर भी देखिए जो भी लॉकडाउन हुआ है उसकी भी कई कमियां निकाली गई है अलग अलग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी राजनीतिक दलों ने, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी भी है। इससे क्या होता है कि सरकार को भी मालूम चलता है कि भी कहीं गलती हो रही है हमसे, और लोगों को भी मालूम चलता है कि भाई हाँ ये बात सही है या ये बात गलत भी है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स दिस लीड्स टू द फॉल ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड री इलेक्शंस इन द कंट्री, है ना। तो इससे कभी कभी क्या होगा कि इससे होगा क्या, कभी कभी अब इससे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आलोचना तो कर दी, आलोचना करने अधिकार है, कभी कभी इनसे क्या होता है सरकार भी गिर जाती है, ठीक है ना। सरकार गिर जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, और दोबारा चुनाव होंगे तो क्या होंगे, अस्थिर सरकार हो जाएगी। सरकार कैसे होगी, फिर अस्थिर ही होगी ना, क्योंकि भाई 5 साल का समय होता है, 5 साल काम करना पड़ता है, काम जो होता है वो एक दिन में तो होने से रहा, टाइम लगता है। अब मान लीजिए कोई सरकार ने कोई प्रोग्राम चला रखा है, लेकिन चुनाव हो गए, चुनाव होते ही क्या, जो अगली सरकार है उस प्रोग्राम बंद कर देगी, यानी अगर हित होगा जनता का तो वो तो हित गया, ठीक है ना। और जो दूसरा जो दल आएगा वो तो यही बोलेगा कि भाई नहीं इनकी गलती है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, ठीक है। लेट्स टेक बैक नेक्स्ट पेज, next demerit is slow and the inefficient government. Okay, slow and inefficient government. Inefficient means अप्रभावी and slow means धीमी सरकार। Common demerits of democracy is functioning is slow. मेन जो सबसे कॉमन जो है डिमेरिट्स है, यानी अवगुण है किसकी, डेमोक्रेसी का, वो क्या, कार्य की धीमी गति, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लेंथी डिबेट्स इन पार्लियामेंट। अब जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होगा उसके अंदर बहुत ही लंबा वाद विवाद चलता है। पार्लियामेंट आपको पता ही है ना, पार्लियामेंट का सेशन चलता है, उस सेशन के अंदर दिन मतलब महीने भर के 15-20 दिन का सेशन चलता होगा, महीने भर का सेशन चलता है। उस सेशन के अंदर एक कानून बनाने के लिए बहुत लंबा वाद विवाद करना पड़ता है। पहले लोकसभा में पास होता है, ठीक है ना, लोकसभा आएगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है साहब, फिर राज्यसभा जाने बाद सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति का भी स्वीकार है तो मानेगा, नहीं तो साइन नहीं करेगा, तो बहुत लंबा वाद विवाद होता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम बिफोर डिसीजंस आर मेड। जो भी निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस चलाएंगे, प्रक्रिया चलेगी, है ना। कानून देखो, कानून का निर्माण पहले क्या बनता है, पहले ऑर्डर बनता है ना, यानी विधेयक बनता है, क्या बनेगा, विधेयक बनेगा। विधेयक लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जो सदस्य होंगे वो सब उसे वाद विवाद करेंगे, फिर इसको पास करेंगे राज्यसभा फिर वही एक वाद विवाद करेगी, उस पर वोट करते हैं, फिर राष्ट्रपति साइन करता है, फिर बनता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इससे इनएफिशिएंसी बन जाती है, यानी अप्रभावी हो जाता है, और सरकार धीमी काम करती है। और हमें पता है कि जब धीमे काम करेगी तो लोगों का हित साध नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मनी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में धन की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, धन की एक बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। कैसे? मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शंस। सीधी बात है, चुनाव के अंदर खूब सारा धन खर्च होता है, यानी मनी का, यानी धन का बहुत ही बड़ा महत्व है। कैसे है? इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग्स एंड स्पीचेज। अब क्या था, जब चुनाव होंगे ना,
तो चुनाव के अंदर क्या करते हैं, चुनाव की रैलियां निकालनी पड़ती है ना। यानी जो उम्मीदवार होता है रैलियां निकालेगा, लोगों को समझाएगा, बताएगा कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस तरीके से करेंगे, हमारी सरकार ये करेगी, ठीक है ना। पैसा तो खर्च होना ही होना उन चीज़ों के इंतजाम करने के लिए, और फिर जगह से जगह उस जगह में क्षेत्र में घूमने भी पड़ेगा। तो एक ही दिन में अगर उसको मान लीजिए 5 रैलियां करनी है, क्षेत्र तो बड़ा है ना, कैसे जाएगा। तो या तो कोई कन्वीनियंस करेगा, व्हीकल करेगा, तो जो भी व्हीकल करेगा उसका खर्च तो आना ही आना है। वो सब फिर लोगों को भी क्या करते हैं, पक्ष में करने के लिए भी कई सारे हथकंडे ये अपनाते रहते हैं। अगले डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। पब्लिक मीटिंग्स एंड स्पीचेस, जिन भाषण होता है, सब कुछ होता है, इन सब में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर चूजन इन द इलेक्शंस हु कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी फॉर द पार्टी। अब जो उम्मीदवार होगा ना, उसी उम्मीदवार को चुनते हैं जो पार्टी को बहुत सारा धन की व्यवस्था करवाएगा। यानी अगर जिस पार्टी को बहुत सारा धन की व्यवस्था करवा रहा है उसी को चुन रहा है, ठीक है ना। यानी वही आदमी जो है वो उम्मीदवार बन जाता है, तो पार्टी को उसी को अपना उम्मीदवार बनाती है। देखिए इससे एक चीज़ और भी एक अवगुण निकल के आता है कि पार्टी की, यानी जो चुनाव है ना, चुनाव जो होता है इसमें जो गरीब है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो चुनाव के अंदर जो है 5 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है ना। तो 5 करोड़ अगर वो दे रहा है तो उसको चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया, क्या मिल गया, टिकट मिल गया। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो 5 करोड़ कहाँ से लाएगा। इसका मतलब गरीब व्यक्ति तो उस सरकार के अंदर अपना भाग नहीं ले पा रहा है, तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा डिमेरिट्स हो गया। नेक्स्ट इज डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, यानी उदासीन मतदाता। क्या होगा, डेमोक्रेसी इज कॉल्ड रूल ऑफ पीपल। हमने बताया था कि डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं, ठीक है। बट इन इलेक्शन वोटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है, यानी चुनाव में क्या, तो मतदाता उदासीन रहता है ना, उदासीन रहता है। ये मैंने आपको बताया ना, एक गरीब वाली बात मैंने बताई, वो है ही इस वजह से, क्योंकि लोगों का टेंशन, क्योंकि सरकारें आती ही जाती है, लेकिन लोगों की स्थिति वो कि वो रहती है, कुछ फायदा नहीं होती, किसान वैसे वैसे आत्महत्या करते हैं, वो कि वो अनाज सड़ते हैं, बहुत समस्याएं रहती है, ठीक है ना। इसी वजह से वो पार्टिसिपेशन करते नहीं है। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ओनली 50 to 70% वोटर्स पार्टिसिपेट। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी केवल 50-70% मतदाता भाग लेते हैं, ठीक है ना। दिस मेक इट एविडेंट दैट देयर इज फ्लॉज इन डेमोक्रेसी। और इससे यह मालूम चलता है कि लोकतंत्र में भी कई खामियां आ जाती हैं, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र की खामियों की वजह से ही मतदाता क्या है, उदासीन है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक गवर्नेंस इन व्यू ऑफ इमरजेंसी। यानी संकट काल के अंदर, किस काल में, संकट काल में कमजोर हो जाता है शासन। अब कैसे होगा मैं बताऊंगा, देखो। ऑफन डेमोक्रेसी प्रूव्स वीक इन केस ऑफ वॉर और एनी अदर क्राइसिस। यानी अक्सर क्या होता है कि सरकार जो होती है, युद्ध या कोई भी समस्या होती है, उसमें बहुत कमजोर होती है। क्यों होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, स्लो डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ पावर इज डिसेंट्रलाइज। ये इसलिए होता है कि सरकार जो सत्ता होती है ना, जो शासन है, जो शक्ति है, वो विकेंद्रित होती है। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है शक्ति किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। आपको मैंने बताया था, किसी एक पर्सन के हाथ में शक्ति नहीं होती है, कईयों के हाथ में होती है, ठीक है ना। ये सत्ता का केंद्र कई जने हैं, तो किसी एक चीज पे सटीक निर्णय लेना, बहुत जल्दी निर्णय लेना, ये सीक्रेट निर्णय लेना इतना पॉसिबल नहीं है। देखिए एग्जांपल समझो मैं आपको, यदि आज अगर कोई अटैक होता है, ठीक है ना, यानी टेररिस्ट अटैक अगर भारत पे जैसे हुए हैं ना, पुलवामा का अटैक हुआ था, ठीक है ना। ऐसे जब हमले होते हैं तो उस समय क्या होता है कि सरकार को सोचना पड़ता है कि अब हमको क्या करना है। तो उसके लिए कई बड़ी लंबी चौड़ी मंत्रणा करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करने के बाद मतलब काफ़ी सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, राज्य सरकारों को बताना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि वो सीक्रेट नहीं रह पाएगा जो भी चीज़ है, ठीक है, और तेजी से नहीं होगा कि उस समय बहुत लगेगा, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि संकट काल में कमजोर हो जाती है, ठीक है। और भी कुछ हैं, जैसे करप्शन है, जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, है ना। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए कई राजनीतिक दल कई तरह के कार्य कर लेते हैं और साम दाम दंड भेद अपना ही लेते हैं। इन्हें किसी न किसी तरह उनको सरकार बनानी है, जैसा हमने कर्नाटक में देखा अभी इन दिनों में, है ना, पिछले साल हुआ था। अभी मध्य प्रदेश के अंदर आपने देख लिया होगा किस तरह के शिवराज सिंह ने अपनी सरकार बना दी, कैसे बनाई, सबको पता ही है ना। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, एक बात आप लोग, एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसको उदाहरण के तौर पे ही समझे, वो अदर मीनिंग में ना ले इसे, ठीक है सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कीजिए, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण जो बात आप लोगों के लिए है कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है, आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं उन सब चैप्टर्स के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर ही बनाने हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।